सबों की तरफ से DAW के महामंत्री अरविंद श्रीवास्तव जी को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे IRF के महामंत्री श्री श्री गोपाल मिश्रा जी को बता दें कि जब जब पेंशन पर चाहे बरेका में कार्यक्रम हो, चाहे दिल्ली में कार्यक्रम हो, चाहे देश के कहीं कोने में कार्यक्रम हो, बरेका का कर्मा सबसे लंबा कर्मा होगा। ये आपको हम आश्वस्त करते हैं। रही बात नोटिफिकेशन की लड़ाई की पुरोधा श्री अमर सिंह जी को हम अब आमंत्रित करते हैं कि आए और उन साथियों को जो 2013 तक नोटिफिकेशन के अंदर ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक उम्मीद बनाएं और हमारा यूनियन हमारे महामंत्री श्री अरविंद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम केस फाइल तक करेंगे, कोर्ट के दरवाजे तक जाएंगे। आए और एक ऐसा रास्ता बनाएं कि जो 2013 तक हमारे साथी आए हुए हैं, जो 30 नवंबर 2013 तक एक सरकारी लोचा दिख रहा है, उसमें कैसे एक रास्ता निकाला जाए, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। श्री अमर सिंह जी। बहुत धन्यवाद सर जी। मेरी आवाज़ कम है तो मैं थोड़ा आसपास आ जाए। जैसे चौराहे में कर दिए थे अपनी आवाज़ करने जैसे चौराहे में बड़े भाई मंचा सिंह, बड़े भाई श्री अरविंद श्रीवास्तव, और मेरे तमाम साथी, आप सभी मेरे अध्यक्ष और इस लड़ाई का जो रास्ता दिखाने वाले हैं वो मेरा फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, उसको किसी भी सरकार मैं आप सबका तय दिल से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप बधाई देता हूँ। तो आज क्योंकि भाषण से अलग हटके हुए बात करना जनरली हमारे साथियों में ऐसा लगता है कि एनपीएस कांग्रेस का है बीजेपी का। कितने साथी ये मानते हैं कि एनपीएस बीजेपी का है और कितने साथी ये मानते हैं कि एनपीएस कांग्रेस वाले कितने हैं? कांग्रेस दोनों लाए चार लोग मानते हैं कांग्रेस लाइक, बाकी लोग मानते हैं बीजेपी। दोनों हम और लोग बाकी लोग ये मानते हैं कि राइट और लेकिन सच्चाई ये है कि एनपीएस की शुरुआत करना कांग्रेस। अब आप ये कैसे भाई आपने तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट है और 1991 में जब नई आर्थिक नीति आई तो नई आर्थिक नीतियों में एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, एलपीजी मॉडल आया। और एलपीजी का मतलब था लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और प्रिवेटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और टेस्टिंग। पहली बार एफडीआई आई 26% एफडीआई बीमा के क्षेत्र में आई, जिसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में। निजीकरण की शुरुआत एफडीआई से होती है, एफडीआई बीमा के क्षेत्र में आती है और वहीं से एनपीएस की शुरुआत। तो अब आप मानते हैं कि कांग्रेस लेके आई या बीजेपी लेके आई? आप एनपीएस लाने में किसको आगे मानते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? सच है इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की।
जब बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस के एजेंडे को उसने आगे बढ़ाया, और जब कांग्रेस के एजेंडे को बीजेपी ने आगे बढ़ाया तो 28 फरवरी 2001 को यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बने और उन्होंने अपने भाषण के पैरा संख्या 91 में कहा कि सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा पेंशन योजना से सरकार पर बेतहाशा वित्तीय बोझ पड़ता है। सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए पारिभाषिक अंशदानों पर आधारित एक नई पेंशन योजना तैयार करने के लिए मैंने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की घोषणा की। विशेषज्ञ दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दल ने एक दोहरी योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें एक तरफ तो कर्मचारियों तथा केंद्र सरकार द्वारा समतुल्य आधार पर अंशदान करने और दूसरी ओर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक परिभाषित लाभ देने की वचनबद्धता की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा इस योजना को विचार किया जा रहा है तथा नई भर्तियों के लिए 1 जून 2002 से नई पेंशन योजना घोषित और कार्यान्वित कर दी जाएगी। जो पेंशन योजना 1/1/2004 से लागू हुई है एनपीएस, सरकार का मास्टर प्लान था कि 1 जून 2002 से लागू, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। सरकार अपने एजेंडे पर काम करती रही। अगला जब बजट आया तो वित्त मंत्री बने यशवंत सिंह। यशवंत सिंह ने 28 फरवरी 2003 को पेंशन सुधार के पैरा संख्या 44 में ये कहा कि मेरे पूर्व सहयोगियों ने 2001 में नए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पुनर्गठित पेंशन स्कीम और आम जनता के लिए एक स्कीम की रूपरेखा की घोषणा की थी। अब यह स्कीम तैयार है। यह सशस्त्र बलों को छोड़ एक दो सांसद थे जो थोड़ा बहुत विरोध किया उन्होंने, लेकिन उनका विरोध स्वाभाविक है कि नहीं चल सकता था। और जब एनपीएस का कानून पास हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी और कहा आज का दिन एक ऐतिहासिक जीत कर। तो साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे खिलाफ फैसले लेने थे तो पार्लियामेंट में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो गले मिल रहे थे और जश्न मना रहे थे। आज कैसे हम ये मान सकते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने एनपीएस को वापस लिया है, ओपीएस को बहाल किया है, ये ओपीएस बहुत दिन बहाल रहता है। आज कांग्रेस जो कुछ भी कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि सत्ता नहीं है, केंद्र की सत्ता उसके पास नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कांग्रेस उस बिल को पास नहीं करती। तो राजनीतिक हमारा केवल यही मानना है कि राजनीतिक दलों पे जब हमारे खिलाफ फैसले लेने हैं तो सारे राजनीतिक दल एक हो सकते हैं। तो जब हमारे हक की लड़ाई है तो हम सारे संगठन एक क्यों नहीं हो सकते। भाई आज अरविंद भैया ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन अपनी लड़ाई कर रहा है, जेसीएम पीएनएम में मुद्दा उठ रहा है। तो जेसीएम पीएनएम में जो मुद्दे उठ रहे हैं, अगर हमारे केंद्रीय कर्मचारियों के मामलों का निस्तारण होगा तो कहाँ होगा। विजय बंधु राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम कहते हैं कि उनको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे।
क्या किसी नेगोशिएशन टेबल पे विजय बंधु की कोई भागीदारी होगी? हम हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन को फैसले लेने होंगे तो कौन जाएंगे? अमित भाई जाएंगे या और जो स्टाफ काउंसिल में लोग चले गए? बात तो उन्हीं से होनी है ना, आएंगे। तो आज जो लोग जिस तरह का माहौल बनाते हैं, जैसे ये आज का जो कल OM जारी हुआ, इस OM जारी करने में NMOPS का क्या योगदान है? जब ये आदेश जारी हुआ तो सबसे पहले कुछ साथियों को हमने देखा, कुछ गिने चुने चेहरे थे और उन्होंने कहा कि विजय बंधु को इस लड़ाई की बहुत इसमें विजय बंधु का क्या योगदान है? गलत तरीके से जब हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें लगता है कि उससे हमारे आंदोलन कमजोर होते हैं सही दिशा में। क्योंकि मैं तो जब नौकरी में आया था दोबारा तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, केवल ये पता था कि विश्वजीत दादा इस लड़ाई को लड़ रहे थे और ये पता चला था तो उसमें ये हुआ कि भाई इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे लड़ा जाएगा। दादा ने कहा कि हमने एक केस किया हुआ है इलाहाबाद में, तो हमने इलाहाबाद केस का स्टेटस देखा, तो उस केस के स्टेटस को जब हमने पढ़ा तो उसमें पाया कि भाई आपका रिप्रेजेंटेशन है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करेगा और उसके बाद जो डिसीजन होगा बोलिए आप चाहें तो दोबारा कोर्ट आ सकते। लेकिन हमारी समझ में जब दादा ने यह बताया और हमने पूरे केस को समझा तो हमारी ये समझ में आया कि इस लड़ाई को क्या हम 10 या 20 लोग मिलकर के लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, क्योंकि सरकार के पास बड़े बड़े वकील हैं, वकीलों की एक लंबी फौज है, पूरा सिस्टम उनका है। तो तय हुआ कि एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार किया जाए कि जिससे हम सारे लोगों को एक तो दादा के कुछ साथी मेला में थे, हमारे आप उसमें मेला में थे, उनके माध्यम से दादा एक ग्रुप चलाते थे। इन्हीं के कुछ साथी वहाँ कर्नाटक में पुणे में थे और कई जगह में थे। तो फिर उस ग्रुप में हम लोग थे, तो व्हाट्सएप क्या बोलते हैं उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल के लिए ये हुआ। अगर हम इस लड़ाई को एक समूह में लड़ते तो हमारी लड़ाई आसान हो सकती है। तो ये था कि हमारे जुडिक्शन के हिसाब से हम जहाँ नौकरी करते हैं या तो हमारा जुडिक्शन होगा, हम वहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं, या जिस आदेश से हम प्रभावित हो रहे हैं वहाँ केस फाइल कर सकते हैं। तो पहले हमारे साथी बहुत सारे, क्योंकि हम बनारस में थे तो इलाहाबाद में जा सकते थे, कुछ साथी पटना के थे, बिहार के थे तो पटना में जा सकते थे, अलग अलग महाराष्ट्र के थे, मुंबई में जा सकते थे। तो ये हुआ कि भाई अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में जाएंगे तो हमारी हाथ लगती है, क्योंकि सरकार सबको हो जाएगी। तो फाइनली फिर हमने बात की, तो पहले BSF, CRPF इन लोगों के केस अंकिता मैडम लड़ रही थी, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पे दिया गया, गूगल मीट में उनको जोड़ा गया, उनके माध्यम से सारी केस स्टडी को हमने समझा पूरे देश भर के साथ। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम थी हम लोगों के सामने कि बहुत सारी चीज़ें, अब कोई किसी भाषा में बात कर रहा है, कोई किसी भाषा में बात करता है, अब हम तो सारे भाषाओं के एक्सपर्ट थे नहीं, तो उनसे बात कैसे हो? वो लोग हमसे बात करते लेकिन हमारी समझ में नहीं आता, तो फिर उनको बोलते प्लीज़ राइट प्लीज या कुछ भी है, तो उनकी भाषा को फिर हम गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके फिर उनको जवाब देते उस भाषा में। मतलब कई बार ऐसा होता है पूरी रात जागते हैं। खैर अंकिता पटनायक ने बहुत सहयोग किया और फाइनली हम दिल्ली कोर्ट में कैट में हमने केस फाइल किया।
और हमारी संख्या यहाँ तो बहुत कम थी, इसमें 65 ही लोग थे। और आज जो MNOPS के बॉसेस आती हैं जिन्होंने आज फोटो लगाए हैं, ये उस समय दुष्प्रचार भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा लेकिन हमने उन चीज़ों की परवाह नहीं की। हमें लगा कि अगर सही चीज़ है तो उसके लिए लड़ना चाहिए। लोग उसके लिए क्या बोलते हैं उनकी परवाह नहीं करते। खैर हम लोग लगे रहे। एक समय ऐसा आया कि भाई ये लड़ाई हो तो वहाँ से, क्योंकि सरकार जवाब ही नहीं दे रही थी कोर्ट में। नीरज शेखर साहब से मिला गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा देखो यार हम जानते नहीं, तुम्हारी ये पेंशन वेंशन में हम कुछ नहीं जानते। हाँ तुम ये बताओ पार्लियामेंट में उठवाना क्या है, भाई वो हम पार्लियामेंट में मुद्दा उठा सकते। फिर उनको डाक करके दिया गया। उन्होंने पार्लियामेंट में पहला क्वेश्चन उठाया उन लोगों का, और वो केस था डॉक्टर देवेंद्र सिंह बराड़। तो उन्होंने इस बात को कहा कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह बराड़ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खारिज हो चुकी है, तो उसके बाद भी सरकार जनरल ऑर्डर्स क्यों नहीं जारी करेगी। तो सरकार ने कहा कि जिन लोगों के मामले में फैसला आया है उन्हें हमने कंप्लाइंस कर दिया और OPS में शामिल कर दिया है। अब कोई उनका डिस्प्यूट नहीं रह गया, लेकिन सरकार इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। खैर उन्होंने केवल इतना ही मदद नहीं की, इसमें छाया वर्मा से मदद दिलवाई और देवाश्री चौधरी से लोकसभा में क्वेश्चन करवाया, डॉक्टर विशंबर प्रसाद निषाद साहब से क्वेश्चन करवाया। तो इससे काफ़ी हमारा मनोबल बढ़ा कुछ लोग। तो आज जो कुछ भी हासिल हुआ ये निश्चित रूप से आप सब लोगों की एकता का एक परिणाम रहा। हाँ ये बात है कि जो चीज़ हम लोग सोच नहीं सकते थे, इस बात को कभी आपने कल्पना नहीं की होगी कि सरकार ने जो डिसीजन ले लिया है 20 साल बाद ये फैसला पलट ये अगर संभव हो पाया तो इसलिए हो पाया कि एक चिंगारी थी जिसके दिमाग में था कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे लड़ना चाहिए, और उस चिंगारी का नाम था इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह BSF में भर्ती हुए थे। उनका 2003 का नोटिफिकेशन था। उनके साथ में और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर भर्ती हुए। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को मेडिकली अनफिट कर दिया, तो बाकी साथियों की ज्वाइनिंग उनकी 2003 में हो गई। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने चैलेंज किया कि मुझे गलत तरीके से अनफिट किया गया है। फिर वो एक दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ उन्होंने चेक करवाया, वहाँ डॉक्टर ने उनको फिट किया। उन्होंने फिर चैलेंज किया कि मुझे गलत तरीके से अनफिट किया गया है। जब गलत तरीके से अनफिट किया गया है तो डिपार्टमेंट में एक मेडिकल बोर्ड बैठा और उस मेडिकल बोर्ड में उन्होंने दोबारा से वो इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह की जांच हुई और बाद में मेडिकल फिट पाए। जब वो फिट हो गए, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें करीब 1 साल का समय लग गया, तब तक 2004 हो गया और NPS लागू। जब NPS लागू होगी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा अगर मुझे गलत तरीके से अनफिट नहीं किया जाता तो मेरी भी ज्वाइनिंग 2003 में ही हो जाती और मैं भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो जाता। ये मेरे साथ अन्याय है। डिपार्टमेंट ने कहा कि 22/12/2003 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार आप OPS में शामिल होने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि आपकी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद हुई। उन्होंने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो उसमें लिखा कि किसी भी कर्मचारी की ज्वाइनिंग में भले ही विलम्ब होता है और खास करके जिसमें प्रशासन खुद जिम्मेदार हो, तो कर्मचारी की सेवा शर्तों को नहीं बदला जा सकता। यही एक वो उम्मीद की किरण थी जिसने आज इस लड़ाई को इस मुकाम पर। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह आज रिटायर हो गए, आज वो नौकरी में नहीं, लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता खोला। आप में से कोई इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को नहीं जानता, शायद जानेगा।
लेकिन उस आदमी की जिद थी कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मुझे इसके खिलाफ आना चाहिए। सेकंड इशू आता है SI में MR गुर्जर का। एक कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी हुआ 2003 में, सारे लोगों का सिलेक्शन एक साथ हुआ, रिटन एक साथ हुआ, फिजिकल एक साथ हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग थी वो 2 बैच की। एक बैच ने 2003 में ज्वाइन किया और एक बैच ने 2004 में। तो 2003 में जब ज्वाइनिंग हुई वो लोग OPS में चले गए और जिनकी ज्वाइनिंग 2004 में हुई वो MPS में। तो MPS में जाने वाले में SI में MR गुर्जर भी थे और उनके साथ करीब 65 साल। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा रिटन आप उनके साथ में हुआ, फिजिकल उनके साथ में हुआ, रिजल्ट उनके साथ में आया, अब आपने मुझे बाद में ज्वाइन कराया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? डिपार्टमेंट को लिखा, लेकिन डिपार्टमेंट ने मांग को खारिज कर दिया कि नहीं, आपके तर्कों में कोई कमी नहीं है क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग एक मिनट खराब है। खैर समय के साथ उलटते रहे, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि जब सेम बैचमेट हैं, सेम रिटन क्वालिफाई किया उन्होंने, एक साथ फिजिकल हुआ है, अगर आपने उनको बाद में ज्वाइन कराया है तो आप उनको OPS के लाभ से नहीं कर सकते। और खास करके जब नोटिफिकेशन उस समय का हो जब MPS अस्तित्व में आई, तो ये SI के पक्ष में फैसला आया, सरकार सुप्रीम कोर्ट की और अपना केस हारा। इन फैसलों के आधार पर ITBP, CRPF, CISF इस तरह के करीब 8,000 लोगों को पुरानी पेंशन में बहाली का रास्ता साफ हुआ है। उन लोगों को हम जानते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अपने बलबूते पर, उनके साथ कोई संगठन नहीं था। वैसे भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोई भी ट्रेड यूनियन, तो क्या हमारी लड़ाई यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए या ये लड़ाई आगे? तो जब ये लड़ाई आगे चलनी चाहिए तो जरूरी है कि हमें सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। एक विकल्प तो ये है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाने का प्रयास करना है कि हम जिस तरीके से, जैसे अरविंद भैया ने बताया कि अभी हमारे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम होंगे, पूरे देश भर में रैलियाँ, धरना प्रदर्शन के जो कार्यक्रम होंगे, उनमें हम सारे लोग अपने परिवारों के साथ शामिल हैं और सरकार पर दबाव। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि हमारी संख्या 1%। कितनी है? 1%। क्योंकि पूरे सरकारी कर्मचारियों की संख्या 3%, उसमें से 50% लोग OPS में पहले से हैं, तो 1.5% बचते हैं। और 1.5% में भी आधे % ऐसे लोग हैं जो अपना मतदान करते हैं या वो सरकार के साथ करें। और आप चाहते हैं कि सरकार हम बदल करके NPS के कानून को रद्द करवा देंगे, तो जहाँ पर अभी जैसे BJP है, अभी करीब 38% वोट का सत्ता में, तो जो वोट बैंक परसेंटेज है उसमें हमारी भूमिका कितनी है? क्या हम 10 लोग इकट्ठे होकर के सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? सत्ता परिवर्तन के लिए जरूरी है कि पहले तो जिसको सत्ता देनी है वो कौन होगा, जो नेतृत्व आपके सामने आए कि भाई इसको चुन दिया जाए। दूसरा यह है कि उसमें आम जनता की भागीदारी हो, क्योंकि आज हम अपनी पेंशन की तो बात करते हैं, लेकिन वही हमारे साथ में जो संविदा वाला आता है
उसकी पेंशन की बात है। या जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर आते हैं उनको तो 5,000 रुपये मिलता है, कभी हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन उनमें कोई हमारा भाई हो सकता है, कोई मेरे भाई की पत्नी हो सकती है, कोई मेरी बेटी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है। और अगर नहीं भी है तो आने वाले समय में जब हम रिटायर हो जाएंगे, हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी, तो हमारे बच्चे कहाँ होंगे? हो सकता है उसी लाइन में, ठेकेदार वाली लाइन में आपका बच्चा भी लगा हो सकता है। उस समय उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जब आपका बच्चा उस लाइन में लगा होगा तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका बच्चा एक सम्मानजनक जिंदगी जिए? अगर आप अपने बच्चों को, तो चाहे आज ओपीएस में है जो लोग, या जो ओपीएस में नहीं है, केवल आप अपनी पेंशन की लड़ाई करें। इस लड़ाई को हमें इसलिए भी लड़ना है क्योंकि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, देखो आज तो एनपीएस लागू है ना, जो ओपीएस में उनके ही बच्चे अगर नौकरी में आएंगे तो उनको इसलिए नहीं मिलेगी कि आपके पापा को पेंशन मिलती थी इसलिए भी आपको दे दी जाएगी, आपको भी एनपीएस पे आना पड़ेगा। तो हम सारे लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि कानूनन कुछ लड़ाई होती है कि हम दबाव बना करके लड़ाई जीतने की कोशिश करें। एक लड़ाई दूसरी ये भी है कि जो हमारे पास कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं उनका साथ। तो एक कोशिश हमारी ये है कि 2024 तक जहाँ भी हमारे जो संगठन है AIRF, जो जॉइंट मूवमेंट बना है, या और भी जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग तो बिना किसी भेदभाव के सभी कार्यों का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भागीदारी करें। जो लोग हतोत्साहित करते हैं भाई हमारा लड़ाई अच्छी है, उनकी लड़ाई अच्छी नहीं है, उनको डिमोरलाइज करें। लेकिन अगर 2024 में ओपीएस बहाल नहीं हुई तब क्या होगा कि फिर तो चुनाव 2029 में होगा, और 29 में तो जो लोग एनपीएस वाले हैं वो भी आधे लोग रिटायर होने लगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की संख्या वो उम्र है, वो बहुत सारे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो 55-56 साल की उम्र में पहुँचे, वो तो अगले चुनाव आते आते रिटायर कर जाएंगे, तो उनको ओपीएस में कैसे शामिल? एक दूसरा विकल्प यही है कि इसके लिए हम एक कानूनी पहलू पर भी विचार करेंगे कि 22/12/2003 को जब एनपीएस का नोटिफिकेशन हुआ तो एक अध्यादेश के जरिए एनपीएस को लाया गया, लेकिन ये कानून जो बना वो 2013 में बना और इसका गठित नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2014 में। तो उसमें हम कानूनी ये लीड नहीं ले सकते कि साहब एनपीएस अच्छी है बुरी है, इसको लागू कीजिए मत कीजिए। हम उसके इम्प्लीमेंटेशन को चैलेंज कर सकते हैं कि जब से आपने कानून बनाया है तब से आप एनपीएस को लागू करिए या मत करिए, निर्णय आपका है। लेकिन इससे पहले जो लोग नौकरी में आए हैं उनके ऊपर एनपीएस थोपना गैर कानूनी है। और इस लड़ाई को अगर हम चैलेंज करते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें जीत पाएंगे। तब तक हम अपने साथियों को जागरूक करते हुए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, होली के बाद जब भी अपने साथियों को आप कन्विंस करें और एनपीएस के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों की हिस्सेदारी। हमारे ज़्यादातर साथियों को लगता है कि भाई चलिए जो लड़ रहे हैं उनको मिल जाएगी तो हमें भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपनी अंतरात्मा को एक सवाल करेंगे कि यार जब वो लड़ रहे थे तो मैं क्या कर रहा था। तो अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो आपको एक तसल्ली होगी, एक सुकून मिलेगा कि वो लड़ रहे थे उस लड़ाई में भी शामिल है।
अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगेगा या नहीं हो पाई। भाई अभी तो हम सारे पहलुओं पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक दबाव बनाने की जो बात है, हम मिलेंगे तो दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कितने सफल होते हैं आप, ये तो आपके परिणाम बताएंगे। लेकिन अगर कोई चूक होती है और आप असफल होते हैं तो ये माना जाएगा कि प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। तो जहाँ भी आपको पता चलता है कि आज एनपीएस के खिलाफ कहीं भी आंदोलन हो रहा है, तो हम सबको जहाँ भी समय मिले शामिल हों। लेकिन एक ये भी है कि जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं कि भाई अगर यहाँ आना है तो नहीं आना यार, वहाँ नहीं जाना है, हमारे में आना है। अरे हमारा आपका क्या है भाई, पेंशन की लड़ाई तो एक ही है। तो इसी के साथ आप सबको आज की बहुत बहुत बधाई दूंगा। जो आप जीते हैं और जी आपके नेतृत्व में जितने हमारे आपसे जुड़े हुए हैं जी